बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया अफजल। आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं नॉर्वे से, ये सेकंड स्टूडेंट है नॉर्वे से। ये स्कॉलरशिप होल्डर हैं। जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट थे उन वो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं थे, लेकिन जो ये वाले स्टूडेंट है सुबहान, ये स्कॉलरशिप होल्डर हैं। मैं इनको इंट्रोडक्शन कोई भी नहीं दूंगी, ये अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन खुद ही आपको देंगे और साथ फिर हम पूरा एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुबहान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आप अपना रेजिडेंट परमिट या स्टूडेंट का जो भी दिखाना चाहें। जी, ये मेरा स्टूडेंट कार्ड है जो कि एनटीएनयू की तरफ से है, और ये रेजिडेंट कार्ड है जो कि यूडीआई की तरफ से है फॉर 2 इयर्स। अच्छा, आप अपना छोटा सा एक बार इंट्रो दे दें कि आपकी क्या परसेंटेज थी, क्या एजुकेशन थी और कहाँ आपका एडमिशन हुआ है, किस यूनिवर्सिटी में है आप? जी, मैंने बैचलर्स जो है सक्खर आईबी से किया है, एंड मैं गोल्ड मेडलिस्ट था अपनी बैच का। आई वाज द हाईएस्ट सीजीपीए होल्डर। माय सीजीपीए वाज लाइक 3.53। और मैंने आइल्स दिया है, और मेरा आइल्स में स्कोर जो है 6.5 था। एंड आफ्टर दैट पाकिस्तान में बैचलर्स के बाद मैंने डिफरेंट जगहों पे जॉब भी की है। लाइक फर्स्ट आई वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर हाउस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और उसके बाद जो है मैं यूबीएल में स्विच कर गया। यूबीएल हेड ऑफिस कराची में मैं जॉब कर रहा था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगेन ऑन दियर मोबाइल एप्लीकेशन। ओके। अच्छा, आप Yeah, नॉर्वे के basically बारे I में help बताएंगे? from जी। basically I help from Jamsab. It's a small city. You can say a village near Nawabshah Sindh. ओके। एंड नॉर्वे नॉर्वे में कहाँ एडमिशन हुआ है, किस सिटी में स्टे कर रहे हो, किस आगे किस डिग्री में आपका एडमिशन हुआ है, मास्टर में, लाइक किस में मास्टर आप कर रहे हैं? जी, नॉर्वे के अंदर में एनटीएनयू जो है, नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें मास्टर्स कर रहा हूँ इनटू अप्लाइड कंप्यूटर साइंस। इट्स कॉल्ड मैक्स मास्टर्स इन अप्लाइड कंप्यूटर साइंस, जो कि यूविक सिटी है नॉर्वे का, वहाँ पे कैंपस है एनटीएनयू का। वहाँ पे जो है ना मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। मेन कैंपस ट्रोंडाइम में है, और इसके दो सब कैंपसेस हैं, एक यूविक में है और एक एलेसन में है। तो मैं जो है यूविक कैंपस में अभी मास्टर्स कर रहा हूँ। ओके, आपने कहा कि आप स्कॉलरशिप होल्डर हैं। जैसे कि हमें पता है कि नॉर्वे में एजुकेशन फ्री है, तो ये आप स्कॉलरशिप आपको किस तरह की मिल रही है? जी, आपने सही कहा, नॉर्वे में एजुकेशन फ्री है। तो जो नॉर्वे में चैलेंजिंग होता है वो होता है आपके लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज करना। तो ऑलमोस्ट 800 से जो है 1000 यूरो तक आपका एक्सपेंस आ जाता है ऑन एवरेज मंथली। तो हम्म। मैं जिस बेस पे आया हूँ, अगर मैं अपने उस पे पैसों पे आता तो लाजमी मुझे अपना खर्चा करना पड़ता। तो जो मेरी स्कॉलरशिप है वो सब कुछ कवर कर रही है, लाइक मेरे लिविंग एक्सपेंसेस, मेरा फूड, मेरा ट्रेवल। तो इस स्कॉलरशिप के जो अंदर है वो कवर्ड है। बाकी ट्यूशन फीस तो यहाँ पे कोई नहीं है। हम्म। सिर्फ आप जो है 600 नॉर्वेजियन क्रूनर जो है वो जमा कराते हैं। वो आपके अगेन आपके ऊपर ही यूज होता है। लाइक यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है सिट के नाम से। तो उसको हम जो है 600 नॉक जो सेमेस्टर फीस पे करते हैं उसको तरफ जाती है, और वो अगेन हमारे लिए डिफरेंट इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं ड्यूरिंग सेमेस्टर। तो हम्म। ये स्कॉलरशिप मेरे बाकी सारे एक्सपेंसेस कवर कर रही है। या ओके। अच्छा, जो आज के इंटरव्यू का जो मेन हमारा जो मेन एम था, ये था कि स्टूडेंट जो है वो नॉर्वे में अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर मास्टर्स, लेकिन उनको नहीं पता प्रोसेस वगैरह के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले वो जो है आइल्स की तरफ अपना जो है वो तैयारी करें। क्योंकि आइल्स मैंडेटरी है नॉर्वे में। आप जहां भी अप्लाई करेंगे विदाउट आइल्स आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है तो कंपटीशन इज वेरी टफ। पूरी ओके। दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं और लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो आप सबसे पहले अपने आइल्स पे फोकस करें। 6.5 बैंड्स जो है आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आइल्स की। तो आपने 6.5 बैंड्स लेने की कोशिश करनी है, जितने ज्यादा आपके अच्छे बैंड्स आ जाएं। और अगर आपकी जीपीए जो है वो 3.0 अबव है तो आपके चांसेस हाई हो जाते हैं सिलेक्शन के। हम्म। और एज फार एज स्कॉलरशिप इज कंसर्न, नॉर्वे के अंदर स्कॉलरशिप्स बहुत कम है। मतलब ये रेयर होता है कि किसी को स्कॉलरशिप मिल जाए। तो मोस्टली जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं वो अपने पैसों के ऊपर कर रहे होते हैं, और उन्हें जो है बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है अराउंड 3 मिलियन रुपीज। तो आप 3 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करें, क्योंकि नॉर्वे के अंदर इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज नहीं है। मतलब हम्म। सारी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप जो है आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप हर जगह पे अप्लाई करते हैं जहाँ जहाँ पे आपकी फील्ड के जो कोर्सेज हैं वो ऑफर हो रहे हैं।
तो आपका किसी न किसी में अगर एडमिशन हो जाता है तो देन फिर अगला प्रोसेस ये होता है कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट दिखाई थी, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो आप वहां पे पैसे जमा कराते हो, जो आपके हम्म। 3 मिलियन वो आप जमा कराते हो। फिर जब आप नॉर्वे आ जाते हो तो अगेन वो पैसे आपको मिल जाते हैं ताकि आप यहाँ पे सस्टेन कर सको। वो नॉर्वे की यूनिवर्सिटी अपने पास नहीं रखती। और जैसे कि जर्मनी में सीन होता है कि आपको पैसे मंथली मिलते हैं, तो यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे आपको एक टाइम पे सारे पैसे मिल जाएंगे। तो अगर कि ओके। आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आप यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं तो आप वो पैसे वापस पाकिस्तान भी भेज सकते हो। ये सबसे अच्छी चीज है नॉर्वे की कि जाती हमें पेमेंट मिल जाती है, वरना जर्मनी में अगर हम किसी से उठा भी रही है ना पेमेंट, वो लोग पहले ही डर जाते, 6-7 महीने भी हम लोग लग जाते हैं उनको पेमेंट वापस करने में। ये अच्छा ऑप्शन नॉर्वे ने दिया है। अच्छा, आइल्स जो है वो ऑफ कोर्स सबसे मेन चीज है नॉर्वे में एडमिशन लेने के लिए। एंड देन आफ्टर आइल्स के बाद हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए, एंड कब कब इनकी एडमिशन ओपन होते हैं नॉर्वे नॉर्वे में? जी, डॉक्यूमेंट्स पे पहले मैं बात कर लूंगा, फिर मैं प्रोसीजर पे आऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। वो आपको आपके पास रेडी होनी चाहिए, प्लस वो डिग्री जो आपकी है वो आपकी एचईसी वेरीफाइड होनी चाहिए। तो हम्म। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपने दोनों जो है एचईसी से वेरीफाई करवा लेनी है एज सुन एज यू गेट द ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। और वो दो डॉक्यूमेंट मेन है जो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जो आपके इंटरमीडिएट या मेट्रिकुलेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके बोर्ड की तरफ से आते हैं वो भी आपके पास रेडी होने चाहिए। एक तो आपको स्कूल सर्टिफिकेट देता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपको बोर्ड की तरफ से पास सर्टिफिकेट मिलता है मैट्रिक का, इंटर का, और दोनों हम्म। मार्कशीट्स, तो वो भी आपकी रेडी होनी चाहिए अगर वो बोर्ड से वेरीफाइड है। मतलब क्योंकि आपको एक जब वो ओरिजिनल मिलती है तो वो वेरीफाइड नहीं होती। अगेन जैसे हम हम्म। एचईसी से वेरीफाई करवाते हैं ऐसे बोर्ड से भी वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप बोर्ड से भी वेरीफाई कर लें। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये मतलब बीइंग ऑन द सेफ साइड, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होनी चाहिए और आपको दो रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब आप रिकमेंडेशन लेटर ले रहे हो तो फुल प्रोफेसर से लें, कि आपकी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी होते हैं, एसोसिएट भी होते हैं। इट्स गुड कि आप उनसे ले रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास फुल प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उनसे जो है रिकमेंडेशन लेटर्स ले लें। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। और एक सीवी बनती है, यूरोपास सीवी। वो रिक्वायरमेंट नहीं है यूनिवर्सिटी की, लेकिन अगेन अगर आप बनाते हो तो वो प्लस पॉइंट होता है आपका। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स ये आपके होते हैं। और उसके अलावा अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो नॉर्वे के जो एडमिशन्स हैं वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है अक्टूबर के पहले हफ्ते से स्टार्ट कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है अक्टूबर के सेकंड वीक से स्टार्ट कर देती हैं, और सबकी डेडलाइन जो है वो दिसंबर के पहले वीक तक होती है। मतलब आपके पास 1 दिसंबर तक का टाइम होता है कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो। अच्छा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ये कहती हैं कि आप जो आइल्स का स्कोर है वो 1 दिसंबर से पहले सबमिट करते हैं। तो ये मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है आइल्स जो है वो मिड ऑफ अक्टूबर जो है या मिड ऑफ नवंबर दे दें, ताकि आपको 1 दिसंबर से पहले आपके पास रिजल्ट जो है वो अवेलेबल हो। क्योंकि अभी अक्टूबर शुरू होने वाला है, आज जो है वो 1 अक्टूबर है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने पोर्टल्स जो है वो ओपन कर दिए होंगे। और हम्म। हर यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल नहीं है। यहाँ नॉर्वे में ये सीन है कि एक जो है सेंट्रल पोर्टल है जिसको हम कहते हैं सोकन वेब। वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हैं। उस लिंक पे जाके आप जो है ना सारी यूनिवर्सिटीज की जो है एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। वो आप डॉक्यूमेंट्स एक बार अपलोड करोगे, जस्ट आप यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम पे जाके अप्लाई पे हिट करोगे। अच्छा, यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम कैसे फाइंड करना है, उसके लिए एक वेबसाइट है studyinnorway.no। तो उस पे जाके आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि भाई आपकी फील्ड कौन सी है। लाइक मेरी फील्ड जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखूंगा कि कौन कौन से ऑप्शन है नॉर्वे के। तो वो सारी आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, यूनिवर्सिटी आ जाती है, उनके प्रोग्राम्स आ जाते हैं। तो जो आपको फिजिबल लगे कि भाई ये प्रोग्राम ऑफ स्टडी जो है मेरे इंटरेस्ट से मैच करता है, तो देन आप वहां पे जाके जो सॉकन वेब में आपको पोर्टल जो लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा उस पे जाके आप जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ओके। अच्छा, ये एक ही इनटेक होता है नॉर्वे का? जी जी, साल में एक ही इंटेक होता है जो कि अक्टूबर से स्टार्ट होता है। 1 दिसंबर तक जो डेडलाइन होती है आपकी सारे जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने की। तो 1 दिसंबर के बाद वो आपकी एप्लीकेशंस रिव्यू करते हैं, और आपको मार्च तक जो है आपको मार्च या अप्रैल के बीच में जो है आपको रिजल्ट मिल जाता है कि आइदर यू आर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। अच्छा, हम्म। नॉर्वे में एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आपको कहीं से रिजेक्शन मिलती है तो यू कैन अपील इन द कोर्ट कि लाइक मुझे क्यों रिजेक्शन मिली है। तो वो आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपके मुकाबले में यही एप्लीकेंट्स थे, तो हमने इनको जो है प्रेफर इसलिए किया। तो आपके पास अपील का ऑप्शन भी होता है अगर आपका एडमिशन नहीं होता। अदर हम्म। देन दैट ये होता है कि जब आपका नॉर्वे का जो इंटेक है ये मार्च तक हो जाता है, तो जो आपके क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो अगस्त से होती हैं, मोस्टली मिड ऑफ द अगस्त।
तो नॉर्वे में पूरा यही सीन है, अक्टूबर से शुरू होता है और अगस्त में जाके मतलब नेक्स्ट ईयर के अगस्त में आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। हम्म। अच्छा, इस ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स हमें बताए, इसमें मैं दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछना चाहूंगी। एक एसओपी के बारे में पूछना चाहूंगी, क्या वो भी रिक्वायर्ड होता है? एंड सेकंड जो है बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछना चाहूंगी कि हमें ड्यूरिंग एप्लीकेशन टाइम हमें कोई बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवानी होती है? ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। बैंक स्टेटमेंट तो ओवरऑल आपने सबमिट करनी होती है जो है हर प्रोग्राम के लिए, या तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो या आपके पास लेटर ऑफ फंडिंग हो। जैसे कि अगर आपके पास स्कॉलरशिप है, मैंने अप्लाई किया था तो मेरे पास स्कॉलरशिप थी, तो जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन जिसने मुझे स्कॉलरशिप दी थी उन्होंने मुझे लेटर ऑफ फंडिंग जो है वो बना के दिया था। तो अगर आपके पास लेटर ऑफ फंडिंग है तो फिर बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर आपके पास लेटर ऑफ फंडिंग नहीं है तो फिर आपको फाइनेंसेस शो करने पड़ते हैं कि भाई मैं नॉर्वे आऊंगा तो मैं मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं सरवाइव कर सकूं। अच्छा, ये हम्म। 1 साल के लिए होता है, मतलब 2 साल की फंडिंग आप शो नहीं करते शुरू में, आप 1 साल की करते हो। फॉर सपोज अगर आप 2 साल के लिए मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपको फॉर सपोज 1 साल का जो एक्सपेंस है यहाँ पे 3 मिलियन रुपीज, ये यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्रपोज करती है। तो अगर आप 3 मिलियन रुपीज शुरू में दिखाते हो तो साल के बाद आपको दोबारा 3 मिलियन दिखाने हैं। ये नहीं है कि आप एक बार आ गए यहाँ पे तो बस सब कुछ सही हो गया। ये नहीं है, हम्म। आप 3 मिलियन दिखा रहे हो तो साल के बाद आपको फिर नॉर्वेजियन अकाउंट में दिखाना है कि भाई 3 मिलियन के इक्वलेंट हमारे पास अगेन एक नेक्स्ट ईयर के लिए अभी पैसे हैं। तो इन टोटल आपके पास 6 मिलियन रुपीज होने चाहिए स्टार्ट में, 3 मिलियन एंड 1 साल के बाद अगेन 3 मिलियन। ओके। अच्छा, हाँ जी, ये होता है यहाँ पे। और बैंक स्टेटमेंट लाजमी होती है हर प्रोग्राम की। और जो लेटर ऑफ इंटेंट आप कह रही हैं या जिसको हम पर्सनल स्टेटमेंट या जो भी रिसर्च प्रपोजल जो भी, वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। अगेन जिस प्रोग्राम में मैंने अप्लाई किया था उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज या ऐसा कुछ सबमिट नहीं किया था। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में रिक्वायरमेंट होती है, वो आप अगेन स्टडी इन नॉर्वे पे जाएंगे, आप अपना प्रोग्राम जो आपका इंटरेस्ट का है उसमें सारे रिक्वायरमेंट्स मेंशन होती हैं कि भाई आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी सबमिट करना है। आपने जो मैंने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बता दिए वो सब में कॉमन है, वो तो करने ही हम्म। करने हैं। लेकिन हम्म। कुछ में एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है। लाइक फॉर सपोज कुछ प्रोग्राम आपसे कहता है कि भाई अगर आपने कोई रिलेवेंट कोर्सेज किए हैं अपनी यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होते, जैसे कि भाई मास्टर्स इन अप्लाइड कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे ऐसे मतलब डिफरेंट होते हैं, जैसे कि मास्टर्स इन कलर एंड स्पेक्ट्रल इमेजिंग। तो वो जैसे ये देखते हैं कि भाई आपने कलर साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स किया है इन योर प्रीवियस यूनिवर्सिटी, या ऑनलाइन आपने कोई मतलब कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो भी मांग लेते हैं। वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। ओके। अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी। अगर लेट्स सपोज मेरी बैचलर में जो डिग्री है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, लेकिन मैं अपनी मास्टर में डिग्री को स्विच करना चाहती हूँ, किसी और फील्ड की तरफ मूव करना चाहती हूँ, तो इस तरह का कोई सीन होता है, हम मूव कर सकते हैं या क्रेडिट आर को वो मैच करते होते हैं मास्टर में एडमिशन के लिए? जी, वो बहुत सारे ऐसे जनरल प्रोग्राम्स हैं उसमें तो आप इजीली स्विच कर सकते हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि मैंने अभी अभी मेंशन किया, कलर एंड स्पेक्ट्रल इमेजिंग, जिसको कोजी कहते हैं, बहुत एरास्मस स्टूडेंट्स हैं उसमें अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपने ये कोर्सेज आपके जो प्रीवियस डिग्री है, लाइक अगर आपने अभी मेरा एक दोस्त है वो एरास्मस पे आया हुआ है, उसका जो वो बैकग्राउंड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है, लेकिन अभी वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा है, जो कलर एंड स्पेक्ट्रल इमेजिंग वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री है। तो बेसिकली उसने कुछ कोर्स किए हुए थे इन हिज बैचलर्स, लाइक जो कलर साइंस से रिलेटेड, या जो है हम पढ़ते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग मैटलैब। तो उसने कुछ रिलेवेंट कोर्सेज किए हुए थे तो उसको एडमिशन मिल गया। तो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, तो उसके लिए आपको प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, या तो आपके डिग्री में हो या आपने ऑनलाइन कोई लेट से कोर्सेरा है या ईडीएक्स पे कोई ऐसा कोर्स किया हुआ है जो कि उस डिग्री से मैच करता है। तो आप उसको एज ए प्रूफ दे सकते हो कि भाई हाँ मुझे नॉलेज है ये प्रीवियस, तो मैं इसमें स्विच करना चाहता हूँ, तो वो फिर अप्रूव हो जाता है। तो ओके। कुछ ऐसे जर्नल है जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट है या मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसके लिए इतना रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपका प्रीवियस क्या हम्म। बैकग्राउंड है, तो आप उसमें कर सकते हो इजीली। अच्छा, अभी जो हमें अभी तक समझ आई है, अक्टूबर में एडमिशन जो है वो ओपन हो चुकी है, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन ओपन हो चुका, अगर नहीं भी हो तो 5 से या 6 से ओपन हो जाएंगे। हमारी एफएससी मैट्रिक होगी वो हम आईबीसीसी से मुफ्त से अटेस्टेड करवा लें, रिक्वायर्ड नहीं है। एचएससी की बैचलर और ट्रांसक्रिप्ट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वो दोनों हमारी एचएससी से अटेस्टेड होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट अगर हमारे पास स्कॉलरशिप नहीं या फंडिंग लेटर नहीं है, और रिकमेंडेशन लेटर हो गए, और हमें एक इनका सेंट्रल जो साइट होती है वहां पर जाके हमने अप्लाई करने होते हैं, और स्टडी इन नॉर्वे डॉट आपने जो बताई अभी वेबसाइट, उसी पर जाके हम अपने प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं किसकी यूनिवर्सिटी में ओपन हो रहे हैं। अच्छा, जो जी जी। आपका जो था, आप वाले में एक स्पेशल केस ये था कि आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा?
एक्चुअली नॉर्वे के अंदर बहुत लिमिटेड स्कॉलरशिप्स है, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, तो बहुत कम स्कॉलरशिप्स हैं। मेरी स्कॉलरशिप का सीन ये था कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डीकू के नाम से। डीकू जो है वो जैसे हमारे पाकिस्तान में एचईसी काम करती है पूरी यूनिवर्सिटीज को मैनेज करने के लिए, तो यहाँ पे डीकू है, वो सारी यूनिवर्सिटीज को मैनेज करती है। तो वो कभी कभी स्कॉलरशिप अनाउंस कर देती है, पर ये बहुत रेयर होता है। तो हम्म। मेरी स्कॉलरशिप जो है उनकी तरफ से है, तो हमने प्रपोजल दिया था उनको, क्योंकि मेरी जो बैचलर्स है वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अगर पाकिस्तान में कोई आईबीए से ग्रेजुएटेड है, उसको पता होगा कि आईबीए के अंदर एक प्रोग्राम है नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के नाम से, जिसको हम एनटीएच भी बोलते हैं। उसको डिफरेंट एजेंसीज फंड करती हैं, तो हमारे केस में ओजीडीसीएल ने फंड किया था। तो मेरी पूरी बैचलर्स भी जो है वो फंडिंग पे थी। तो हमने जब डिकू को प्रपोजल दिया, तो हमने उसमें ये मेंशन किया था कि बैचलर्स जो है हमने फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे किया, तो अभी हमें जो है हमें इस प्रोसेस से गुजरे हैं, हम डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, तो हमें मास्टर्स के लिए फंडिंग चाहिए। तो उनको वो प्रपोजल बड़ा पसंद आया कि आपने बड़ा हम्म। अच्छा काम किया है बैचलर्स के अंदर, बहुत उन्होंने फिर अप्रिशिएट किया और हमें जो है स्कॉलरशिप्स ऑफर की। तो हम दो स्टूडेंट्स हम्म। हैं जो केस स्कॉलरशिप पे आए हुए हैं, और हमारी जो यूनिवर्सिटी है सखर आईबी है, उसने ये प्रपोजल सबमिट किया था, आइडिया भी उनका था। तो अभी उसको स्कॉलरशिप अवार्ड हो गई है, तो अभी हर साल सखर आईबीए से जो है दो स्टूडेंट इस एनटीएनयू में फुली फंडेड जो है स्कॉलरशिप्स पे आएंगे फॉर नेक्स्ट हम्म। 4 इयर्स। ओके, अदरवाइज स्कॉलरशिप ना भी मिले, फ्री एजुकेशन है, बस अपने जो लिविंग एक्सपेंस है उसका वो लोग अरेंज कर कराएं। अदरवाइज जो है हमारी एजुकेशन वहाँ पे फ्री ही है। अच्छा, ये हमारी सारी, हमें एडमिशन लेटर भी रिसीव हो चुके हैं, उसके बाद हमारा वीजा प्रोसेस के बारे में आप बताएंगे, किस तरह से हमें अपॉइंटमेंट लेनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं? जी, नॉर्वे का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, आप किसी एजेंट वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना प्रोसेस सारा खुद किया था। तो पाकिस्तान में एक वो एजेंसी है जिसको हम बोलते हैं वीएफएस ग्लोबल या जेरीज, जो कि काफी यूरोपियन कंट्रीज को डील कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ वीजा और जो भी इश्यूज होते हैं इससे रिलेटेड। तो आपने उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है। सबसे पहले आपने जाना होता है, एक इनकी वेबसाइट है यूडीआई के नाम से, जो कि नॉर्वेजियन गवर्नमेंट का वो है, जैसे हमारा मोफा है, तो हम्म। इनका फॉरेन अफेयर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको यूडीआई बोलते हैं। उनका वेबसाइट है udi.no। उस पे जाके आपने प्रोफाइल क्रिएट करना होता है, और उस पे जाके आपने सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह के, और आपने वहाँ पे वीजा अप्लाई करना होता है। तो उसकी फीस होती है, उसकी तकरीबन है 5,900 नॉर्वेजन क्रोनर जो है फीस है। अराउंड ये पाकिस्तानी 1,30,000 के करीब अमाउंट बनता है। तो ये फीस आपने एप्लीकेशन फीस देनी होती है वीजा के लिए। और बाकी आपने वो जब वहाँ पे आप फीस सबमिट कर देते हो, फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है जेटीज की। तो वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं यूडीआई वाले, जिसमें आपकी फी रिसीट होती है, आपकी पूरी एप्लीकेशन जो आपने वीजा की फिल की है वहाँ पे उसका प्रिंट डॉक्यूमेंट होता है। तो आगे का जो प्रोसेस है वो जेरीज आपका जो है ना वो कैरी ऑन करता है। वो आपसे 6,000 रुपये तक की फीस लेता है, और वो सारा प्रोसेस करवा के आपको फाइनल में जो है ना आपका पासपोर्ट और आपके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देता है। ओके, इसमें कोई इंटरव्यू का सीन नहीं होता जैसे जर्मनी में हमें पूरा इंटरव्यू का वेट करना पड़ता है, पूरा टफ इंटरव्यू वो जाके हमसे लेते हैं? नहीं, मास्टर्स का बड़ा इजी सीन है। एक्चुअली जो नॉर्वे है वो बैचलर्स में पाकिस्तान को वीजा नहीं देता, तो बैचलर्स स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि ओके। वीजा नहीं मिलता। बाकी मास्टर्स का जो है ना वो 100% जो है वो होता है कि हमको वीजा मिल जाएगा। हम्म। मैंने ऐसा केस नहीं देखा कि मास्टर स्टूडेंट यहाँ पे उसको एडमिशन मिल गया है और उसको वीजा नहीं मिला। तो हम्म। इंटरव्यू नहीं होता मास्टर्स में। पर अगेन ये केस टू केस वेरी करता है। अगर किसी का केस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है या कोई इशू है, तो वो भी इंटरव्यू कंडक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन वो वर्चुअल इंटरव्यू होता है। आप जब वीएफएस ग्लोबल में जहाँ पे आप एप्लीकेशन देते हो, फिर आपको वहां जाना पड़ता है, फिर आपका वर्चुअल इंटरव्यू होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में इंटरव्यू होता है। मोस्टली आपको जो है ना 15 डेज आइडियल टाइम होता है कि आपको वीजा का रिस्पॉन्स मिल जाए। हम्म। अदरवाइज आपको 40 से 45 डेज इनका मैक्सिमम टाइम हम्म। होता है आपको रिस्पॉन्स देने का, तो उसमें आपको मिल जाता है वीजा। अच्छा, आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड किए थे? ओरिजिनल आपने अपलोड किए थे या फिर आपने फोटो कॉपीज आपने ऑनलाइन अपलोड की थी वीएफएक्स की साइट पर? वीएफएस आपसे सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले लेता है। वो फिर वो आपके डॉक्यूमेंट भेजता है एम्बेसी, क्योंकि नॉर्वे की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, अबू धाबी में है। तो वो वहां से आपका वीजा आता है, तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे जाते हैं अबू धाबी। ठीक है, तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज, आपकी जो है इंटरमीडिएट और मेट्रिकुलेशन की डिग्रीज, आपका जो है आइल्स का टीआरएफ। जो है आइल्स का टीआरएफ मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भेजते भी फिर भी इशू नहीं है, क्योंकि आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है। वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका यूनिवर्सिटी का लेटर
जो आपका एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी सेंड करती है वो भी जाता है। तो और यूडीआई की जो आपने फीस पे की है उसके जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न होते हैं कि भाई आपकी ये एप्लीकेशन समरी है और आपका जो है वो है ये रिसीट है जो आपने फीस पे कर दी है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपके अबू धाबी जाते हैं, फिर वहां से आपको वीजा की ईमेल आ जाती है। जब आपके डॉक्यूमेंट वहां पहुंच जाते हैं फिर भी आपको ईमेल आती है कि भाई यूडीआई ने आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लिए हैं एट अबू धाबी एम्बेसी। तो फिर जब आपका हम्म वीजा ग्रांट हो जाता है तो वो आपको फिर भी ईमेल करते हैं कि आपका वीजा ग्रांट हो गया है, तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स वीएफएस ग्लोबल को भेज रहे हैं, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो 5-6 दिन हफ्ते के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वीएफएस ग्लोबल को मिल जाते हैं। तो पहले आपका पासपोर्ट आता है तो आपको वो कॉल करते हैं आप पासपोर्ट लेके जाएं, फिर पासपोर्ट लेने के बाद 1 हफ्ते के बाद आपका जो है ना सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिल जाते हैं। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस काफी सिंपल होता है, लेकिन स्टिल स्टूडेंट जो होते हैं वो कंसल्टेंट के पास जा रहे होते हैं। आई डोंट नो उनको क्या चीज समझ नहीं आ रही होती, वो फिर भी जो एक्स्ट्रा मनी होती है ना वो कंसल्टेंट को देने जा रहे होते हैं, और फिर जाके उन्हीं से प्रोसेस करवाते हैं। या कुछ लेजी स्टूडेंट होंगे, कुछ सॉरी टू से अगर कोई इस तरह का स्टूडेंट है, लेकिन ये वाकई में लेजीनेस ही है आप लोगों की कि आप कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। अच्छा, ये अकोमोडेशन नॉर्वे का का क्या बहुत सीन स्ट्रेट होता फॉरवर्ड प्रोसेस है। जी, है? नॉर्वे का इनफैक्ट पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। या नॉर्वे का नहीं, इनफैक्ट जर्मनी का हो, फिनलैंड का हो, उनका भी काफी इजी प्रोसेस है, अपना कोई भी टफ नहीं है। लेकिन हम इनफैक्ट डेनमार्क का भी काफी इजी है, लेकिन हम फिर भी जाते हैं, स्टूडेंट फिर भी जाते हैं। अच्छा, अकोमोडेशन जी का क्या सीन है? हमें कुछ कंट्रीज में हमें अकोमोडेशन नहीं मिलती, 6-7 महीने पहले ही हमें बुक करवानी होती है। तो नॉर्वे में किस तरह से अकोमोडेशन मिलती है? जी, नॉर्वे में बड़ा इजी सीन है। नॉर्वे में भी वीजा अप्लाई करने से पहले आपको अकोमोडेशन जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मोस्टली जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे जो अकोमोडेशन है वो स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में सेट है, ऐसे काफी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज कर रही होती हैं। तो हाउसिंग बड़ी इजीली मिल जाती है आपको। हम्म। अच्छा, वो हाउसिंग का सीन ये होता है, अगर मैं एनटीएनयू की भी स्पेसिफिकली बात करूँ, बाकी यूनिवर्सिटीज का भी सेम प्रोसेस है। तो ये आपको एक ईमेल भेजते हैं जिसमें आपका रिजर्वेशन कोड होता है कि भाई ये रिजर्वेशन कोड आप इस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाके पुट करेंगे तो जितने अवेलेबल रूम्स होंगे वो आ जाएंगे और आप अपने नीड के हिसाब से उसको बुक कर सकते हैं। वो रूम शेयरिंग बेस पे भी होते हैं, सिंगल अपार्टमेंट्स भी होते हैं, स्टूडियो भी होते हैं, डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो हमने जो बुक किया था, जो मैंने बुक किया था, मेरे दोस्त ने बुक किया था, ये शेयरिंग अपार्टमेंट है। आपको एक मतलब किचन शेयर्ड होता है और बाथरूम शेयर्ड होता है, बाकी रूम आपका पर्सनल होता है। तो हम्म। वो मिल जाता है, लेकिन आपको ये अगेन वीजा से पहले अप्लाई करना पड़ता है। उसकी भी डिपॉजिट फी होती है। आप डिपॉजिट जमा कराते हो अराउंड 5,000 से 6,000 NOK जो है उसका डिपॉजिट होता है। वो अगेन सेव होता है जब आप ये छोड़ रहे होते हैं हाउसिंग नॉर्वे में आने के बाद, जब आप खाली कर रहे थे पाकिस्तान में सिस्टम होता है हमको डिपॉजिट वापस मिल जाता है, तो डिपॉजिट हम्म। वापस मिलता है। तो हम्म अगेन आपका रेंट जो है वो मंथली पे होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी हाउसिंग बुक कर रहे हो। स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि जिस दिन वो बुक कर रहे होते हैं वो अपना रेंट तभी से स्टार्ट कर देते हैं। तो हम्म। मैं आपको ये कहूंगा कि जब आप बुक कर रहे हो आप उसकी वो डेट देख लो कि आप रेंट का पीरियड कब से स्टार्ट कर रहे हो। बहुत सारे अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो आपके अगस्त से अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप बुक उनको पहले से कर सकते हो। तो आपका रेंट जो होता है वो अगस्त से शुरू होता है। अब स्टूडेंट गलती ये करते हैं, अगर वो मतलब मई में बुक कर रहे हैं तो वो अपना जो वो अपार्टमेंट बुक करते हैं जो मई से अवेलेबल है, तो आपको रेंट तभी से शुरू हो जाता है। तो आप जो है 3 महीने का रेंट एक्स्ट्रा भर रहे हो। और रेंट बहुत ज्यादा है हम्म। यहाँ पे। नॉर्मली सबसे ज्यादा जो कॉस्ट है वो लिविंग कॉस्ट है। तो ओके। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब आप हाउसिंग बुक कर रहे हो तो उस टाइम आप ये देखा करो कि उसकी स्टार्ट डेट कब से है। तो वो रूम बुक किया करो जो आपके स्टडीज जब से स्टार्ट हो रही हैं तब से आपका स्टार्ट है, तो वो इजी हो हम्म। जाता है, आपको पैसे ज्यादा भरने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जब हम नॉर्वे पहुंच जाते हैं तो उसमें रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवाएंगे और अपना बैंक अकाउंट किस तरह से ओपन करवाएंगे? नॉर्वे में जो बैंक अकाउंट का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है। पहले मैं रेजिडेंस का बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है ना आपको रूम आपको आप पहले मिल चुका होगा, तो उसकी की जो हम्म है आप दो ऑप्शन होते हैं, ये तो या तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपने बुक किया उसके ऑफिस से जाकर पिक कर लें, या आप यहाँ आने से पहले उनको रिक्वेस्ट कर दें कि जो मेरी हाउसिंग है, फर्स्ट सपोज जो मेरा मतलब डॉम है, डोमेट्री बोलते हैं हम या हाउसिंग बोलते हैं, उसके गेट पे डिफरेंट लॉकर्स लगे होते हैं कि एक लॉकर में आप मेरी की रख दें और मुझे उसका पासवर्ड बता दें। तो वो लॉकर में की रख के आपको पासवर्ड बता दें तो आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोस्टली जो जैसे मैं था, मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरी जो बुकिंग थी वो फ्लाइट की वो सैटरडे की थी। तो सैटरडे पे ऑर्गेनाइजेशन बंद होती हैं, संडे पे तो नॉर्वे कंप्लीटली शट डाउन होता है ना। तो अगर आपके पास की नहीं है तो आप कहाँ रहोगे। तो मैंने इनको पहले ईमेल कर दी थी कि मेरी की जो है आप लॉकर में रख दो, उन्होंने रख दी थी। मैंने आके जस्ट लॉकर से मुझे पासवर्ड पता था, उन्होंने मुझे ईमेल कर दिया था कि ये पासवर्ड है लॉकर का, तो मैं वहां से की पिक कर ली एंड अपना रूम वगैरह ओपन कर लिया। अच्छा, अब सीन होता है कि आपने यहाँ पे रेजिडेंट बनने के लिए रेजिडेंट कार्ड वगैरह वो कैसे बनवाना है। तो उसके लिए आपने अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पुलिस से। यहाँ पे ये चीज पुलिस देखती है नॉर्वे के अंदर। मोस्टली जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे स्वीडन डेनमार्क तकरीबन सेम प्रोसेस होता है। तो आपने पुलिस से अपॉइंटमेंट लेनी है। वो आप ईमेल के थ्रू भी ले सकते हो, कॉल के थ्रू भी ले सकते हो। वो फिर आपको एक डेट देते हैं कि भाई इस डेट पे आप आ सकते हो।
आप जाते हो उनके पास, वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं आपके, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर हो गया, ये आपको वेरीफाई करते हैं और आपके जो है ना कुछ डेटा लेते हैं और पिक्चर लेते हैं, और आप कहते हैं कि आपको जो कार्ड है वो आपको एड्रेस पे मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक जो मैं बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब आप वहां पे जा रहे हो वीजा के लिए, वो रेजिडेंट कार्ड के लिए, तो उनको एड्रेस सही दिया करें, क्योंकि जो आपका कार्ड है वो उस एड्रेस पे आएगा। तो एड्रेस आप जो हाउसिंग जब बुक कर रहे हो, आपको जो एड्रेस मिलता है आपने वही देना है, क्योंकि वो फिर आपका एड्रेस जो है ना नॉर्वे के सेंट्रल डेटाबेस में सेव हो जाता है। तो इन फ्यूचर जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह आने होते हैं, वो आपका जो एड्रेस है वहां से पिक करते हैं, जो इनका सेंट्रल डेटाबेस है। तो आपने उस टाइम पे थोड़ा केयरफुली जो है ना उनको एड्रेस देना है, ताकि आपका एड्रेस जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट आपका वापस ना चला जाए। यहाँ बहुत सारे से सीन ये होता है कि अगर आपने एड्रेस गलत दिया हुआ है तो कार्ड आता है, लेकिन उनको एड्रेस सही नहीं होता तो वो वापस वहां भेज देते हैं, फिर आपको वो कॉल करते हैं कि आप यहाँ से पुलिस स्टेशन आके पिक कर लें। अगेन आपको कार्ड मिल जाता है, लेकिन ये है कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है और दिन ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको बड़ा टाइम लग जाता है अपना कार्ड वसूल करने में। और यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको रेजिडेंट कार्ड मस्ट है। तो अंटिल आपका रेजिडेंट कार्ड नहीं बनता, यू कैन नॉट अप्लाई बैंक अकाउंट। तो उसके बाद जब आपको रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है तो आप किसी भी बैंक जा सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट बैंक्स हैं नॉर्वे के अंदर, जो है यहाँ के लोकल बैंक्स भी हैं, इंटरनेशनल बैंक्स भी हैं। तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि किसी इंटरनेशनल बैंक में करें, क्योंकि ये आपका शेंजन वीजा होता है तो आप यूरोप घूमने भी जाते हो ना, तो आपका कोई ऐसा बैंक हो जो यूरोप में दूसरी कंट्रीज में आपको टैक्स वगैरह ना हम्म। भरना पड़े। तो नॉर्वे के अंदर एक बैंक है डीएनबी के नाम से, उसको लोग जो है ज्यादा उसी में जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने, क्योंकि उस पे पूरे यूरोप में एक्सेस होता है और आप कहाँ भी आपको आप पैसे निकलवा सकते हो, कोई आपको टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आप नॉर्वेजियन लोकल बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो तो नॉर्वे के अंदर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप नॉर्वे के बाहर जा रहे हो तो हो सकता है आपको टैक्स लग जाए। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं अभी नॉर्वे से बाहर नहीं गया। ओके, अभी आप कितना बाकी टाइम हो चुका है? मुझे 2 महीने हो चुके हैं नॉर्वे के अंदर। बैंक से रिलेटेड मैं ये बता रहा था कि बैंक का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, आपको तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं अकाउंट ओपन होने में। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक दिन आप में गए आपका अकाउंट ओपन हो हाँ गया। हाँ, तो तो ऐसे नॉर्वे में अच्छा। आप जब, जी जी, जी जी, प्लीज बोले बोले आप। हाँ मैं बता रहा था कि जब आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हो तो वो आपसे डिटेल्स लेते हैं, फिर आपका प्रोसेस होता है, और आप हफ्ते या 10 दिन या मे बी 3 हफ्तों के बाद आपको दोबारा बुलाते हैं कि आप डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, आपका अकाउंट जो है वो प्रोसेस हो गया है। तो आप डॉक्यूमेंट साइन करते हो, तो फिर अगेन आपको 2-3 हफ्ते के बाद जो है एटीएम कार्ड मिलता है। हम्म। ठीक है। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से बताएंगे, आप जॉब करें, आपको अलाउ है, स्कॉलरशिप होल्डर को अलाउ होती है जॉब वहां पर? जी जी, सबको, स्टूडेंट सबको अलाउ होती है। स्टूडेंट वीजा पे आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउ है, आप डेली 4 घंटे काम कर सकते हो। फुल टाइम 8 घंटे होता है, लेकिन स्टूडेंट को पार्ट टाइम हाफ अलाउ होता है, मतलब 50%, कि आप जो है 4 घंटे दिन में और हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो, क्योंकि स्टडीज का बर्डन भी होता है। आपको मास्टर स्टूडेंट को डिफरेंट रिसर्च का काम करना होता है, थीसिस पे काम करना होता है शुरू से ही लेके, जो है ना उनके कोर्सेज थोड़े ज्यादा होते हैं। तो मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं एज ए यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए टीए काम कर रहा हूँ, टीचिंग असिस्टेंट, क्योंकि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस मोबाइल प्रोग्रामिंग और एंड्रॉइड डेवलपमेंट का ज्यादा था। तो यहाँ पे एक टीचर है, वो मोबाइल प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ाता है, प्रोफेसर है, तो उसने अपॉर्चुनिटी, मोस्टली ये होता है कि यहाँ पे सेंट्रल इनका न्यूज लेटर होता है यूनिवर्सिटी का, जिसकी ईमेल भी आती है आपको। वहाँ पे वो लोग अपॉर्चुनिटीज शेयर कर रहे होते हैं कि भाई ये अपॉर्चुनिटी ओपन है, अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के विद इन यूनिवर्सिटी अप्लाई करना चाहता है, तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब मिल जाए जहाँ पे आप चाह रहे हो। तो ये हम्म। सबसे आइडियल केस होता है कि अगर आपको टीचिंग असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट की जॉब मिल रही है तो उसकी सैलरी भी अच्छी होती है, और जो है आपको काम भी इतना नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से बैठ के भी काम कर सकते हो। बट अगेन अगर आपको यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं मिलती तो आप बाहर भी, आप और जॉब्स भी देख सकते हो, रेस्टोरेंट्स वगैरह पे लोग जॉब करते हैं, मॉल्स में जॉब करते हैं, शॉप्स पे करते हैं, कुछ यहाँ पे एशियन शॉप्स हैं वहाँ पे जॉब मिल जाती है, जो पाकिस्तानी या इंडियन स्टूडेंट आता है उनको। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो आपको हेल्प मिल जाती है। अगर आप अपने पैसों के ऊपर आ रहे हो फिर तो लोग जो है जॉब करते ही करते हैं, क्योंकि उनको फिर एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं। और नॉर्वे के अंदर सैलरीज का बड़ा जबरदस्त सीन है, यहाँ पे जो सैलरीज हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है फ्रॉम गवर्नमेंट के, भाई जो मास्टर स्टूडेंट है उसकी इतनी सैलरी होगी, भले वो कोई भी काम कर रहा हो। लाइक मैं टीए की जॉब कर रहा हूँ तो मेरी सैलरी भी सेम होगी, और कोई अगर शॉप पे काम कर रहा है तो उसकी सैलरी भी सेम होगी। इतना कोई हम्म। डिफरेंस नहीं होता, होता भी है तो बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये सैलरी स्लैब्स ऑलरेडी डिफाइंड है, तो आपको काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं, ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें यहाँ पे। ओके। अच्छा, आपने मोस्टली किस तरह की जॉब स्टूडेंट को करते हुए देखा? ये तो आपके टीए की लग गई। मोस्टली स्टूडेंट किस तरह की वहां पे जॉब कर रहे होते, जो कि उनको जाते ही फर्स्ट वीक में, या फर्स्ट वीक में मिल जाती है वैसे जॉब जाते ही? फर्स्ट वीक में तो नहीं मिलती, आपको टाइम लग जाता है, 1 से 1.5 महीना लग जाता है आपको जॉब ढूंढने में।
तो मोस्टली स्टूडेंट, अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो वो पार्ट टाइम जॉब तलाश करते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में मिल जाए, पर वो बहुत जो है ना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम उसे स्टूडेंट ऐसे एम्प्लॉय उठाएं जो फुल टाइम हो। बाकी रही बात स्टूडेंट की और जॉब्स की, तो लोग रेस्टोरेंट्स पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं ओस्लो की बात करूं जो मेन सिटी है, वहाँ पे डिफरेंट एशियन रेस्टोरेंट्स हैं। जो पाकिस्तान से स्टूडेंट आते हैं वो मोस्टली वहाँ पे काम कर रहे होते हैं एशियन रेस्टोरेंट्स पे। कुछ एशियन शॉप्स हैं जहाँ पे आपको एशियन फूड वगैरह की चीजें मिल जाती हैं, तो वहाँ पे काम जॉब कर रहे होते हैं। और TARA की जॉब कर रहे होते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज के अंदर ही, तो वो भी काफी हेल्पफुल होता है। ओके। अच्छा, ये तो हो गया हमारा स्टडी, ये वीजे और जॉब से रिलेटेड। लास्ट में हम पीआर की तरफ आते हैं। पीआर का क्या सीन है नॉर्वे में? और आपने सिर्फ नॉर्वे में ही अप्लाई किया था या किसी और भी कंट्री को आपने एक्सप्लोर किया था? मैंने तो एक्सप्लोर किया था डिफरेंट कंट्रीज को। लाइक मैंने इटली में अप्लाई किया था, मेरा वहाँ पे एडमिशन भी हो गया था, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा सका कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से। फिर मैं जॉब कर रहा था तो ये स्कॉलरशिप अनाउंस हुई, तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। लाइक मैं एरास्मस में भी ट्राई करने वाला था, लेकिन ये मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन इसका प्रोसेस बड़ा लंबा था। मुझे ये स्कॉलरशिप को 1 साल पहले मिली थी, लेकिन मेरी स्टडीज अभी स्टार्ट हुई हैं। ओके। तो टाइम लग गया था काफी, क्योंकि मुझे मिल गई थी स्कॉलरशिप, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा था ना। हम्म। तो काफी देर हो गई स्टार्ट होने में। तो मैं जब मेरा एडमिशन हो गया तो फिर मैंने कहीं पे अप्लाई करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे यहाँ पे स्कॉलरशिप लग गई है, तो अभी मैंने यहाँ पे ही एडमिशन सिक्योर करना है। तो मैं काफी अपना फोकस जो यहाँ पे रख रहा था NTNU के अंदर, कि मैं यहाँ पे अप्लाई मेरा एडमिशन हो जाए। बाकी मैंने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की थी। इरास्मस में भी मैं अप्लाई करने वाला था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा यहाँ पे एडमिशन हो गया था। अच्छा, इरास्मस का मैंने सुना है, लेकिन अभी हमें उसका ज्यादा मुझे आइडिया नहीं हुआ। उसका हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं, स्टूडेंट हमें मिल जाए उसका कोई अच्छा सा ना, उसका फिर हम कर रहे हैं ना, उसके लिए भी ढूंढ रहे हैं कि ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो, क्योंकि मैंने उसकी एक मोस्टली सेपरेट स्टूडेंट। वीडियो बनाई, क्योंकि वो काफी अच्छी स्कॉलरशिप है। हाँ बिल्कुल, उसके बारे में बनानी, क्योंकि मोस्टली लोगों के मैसेज आ रहे हैं ना इरास्मस के हवाले से, आप कोई बनाए। तो हमें मुझे अभी हम्म। तक मिला नहीं है, जो सीरियस बात है, उस हवाले से मुझे नहीं मिला कोई भी स्टूडेंट ना। लेकिन अगर वो मिलेगा उसके ऊपर जरूर बनाऊंगी मैं। आपको कोई पीआर का आइडिया है नॉर्वे में? जी जी, PR नॉर्वे में ये रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो आप 3 साल आपने नॉर्वे में गुजारे हो ऑन वर्क वीजा, नॉट ऑन स्टूडेंट वीजा। अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हो तो ये आपका स्टूडेंट वीजा है। यहाँ पे आप कितना भी टाइम स्पेंड कर लो वो कंसीडर नहीं होगा फॉर अप्लाइंग PR। मास्टर्स के बाद अगर आप जॉब यहाँ पे ले रहे हो, कहीं पे किसी कंपनी में आपकी जॉब लग जाती है, तो फिर आप उस जॉब पे रहते हुए आपने अगर 3 साल यहाँ पे स्पेंड किए हैं और आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज आती है, उसकी कुछ सर्टिफिकेशन आपने की हुई है जो कि इनका एक एग्जाम होता है, तो फिर आप PR अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस इन नॉर्वे, एंड प्लस आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज आनी चाहिए, तो फिर आप PR अप्लाई कर सकते हो। एंड सिटीजनशिप के लिए ये होता है कि अगर आपने 7 साल नॉर्वे में गुजारे हैं लास्ट 10 ईयर्स में ऑन वर्क वीजा, फिर आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपको नॉर्वेजियन भी आती है, तो ये लैंग्वेज इनकी रिक्वायरमेंट होती है PR और सिटीजनशिप दोनों के लिए। ओके, चलिए अब हम वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट में कोई भी आप गाइडलाइन जो स्टूडेंट्स को देना चाहे, जो अप्लाई करना चाह रहे हो? जी बस मैं यही कहूंगा कि हिम्मत नहीं हारनी, अप्लाई करते रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि जब रिजेक्शन मिलती है तो फिर अप्लाई करना छोड़ देते हैं। तो हम्म। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अपनी हिम्मत नहीं हारनी। मेरा एडमिशन भी मेरे बैचलर्स के 2 साल बाद हुआ था, तो हम्म। हो जाता है एट द एंड, अगर आपने आपका गोल आपको क्लियर हो। अगर मैं मतलब होप हार देता कि भाई 1 साल हो गया है मेरा एडमिशन नहीं हो रहा तो मैं अप्लाई करना छोड़ देता हूँ, तो फिर शायद मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं जॉब कर रहा होता पाकिस्तान में। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ नॉर्वे के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी जॉब के हवाले से, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है पिछला पाकिस्तान। ये लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं जब आप यहाँ पे आ जाते हो। वहां से बैठ के जॉब सिक्योर करना जो है वो मसला होता है नॉर्वे में, लेकिन आप जब यहाँ पे आ जाते हो फिर आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ ना सिर्फ नॉर्वे, यूरोपियन डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, स्कैंडिनेवियन है, जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, इटली, जर्मनी, यहाँ पे ट्राई करते रहें। कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। और आगे जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे जो आपको लाइफ मिलती है, जो क्वालिटी मिलती है वो काफी अच्छी होती है। प्लस आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ग्रो करने की, तो होपफुली आपका काफी स्टेबल फ्यूचर हो जाएगा। ओके। ये सुबहान ने वाकई में बहुत अच्छी बात की कि बंदा जो होता है वो डिसहार्ट होते हैं। जैसे रिजेक्शन आता है ना, मेरे खुद की जब प्रोसेस मेरा स्टार्ट हुआ था, मुझे जब रिजेक्शन आना शुरू हुए, मैंने बिल्कुल डिसहार्ट होगी, मैंने कहा मैंने अप्लाई नहीं करना। लेकिन मैं उस वक्त मिस्टेक कर रही थी। मैं बैचलर की डिग्री जो थी वो मैं आगे स्विच कर रही थी। कम्युनिकेशन की मेरी डिग्री थी, लेकिन मैं मास्टर में स्विच कर रही थी, तो मुझे रिजेक्शन आना शुरू हो गए, क्योंकि क्रेडिट आर मैच ही नहीं हो रहे थे। और मैं बड़ी डिग्री की तरफ भाग रही थी। लेकिन एट द एंड ये हुआ कि फिर मैंने एक अच्छी गाइडलाइन मुझे मिली, फिर मैंने अच्छे तरीके सही तरीके से अप्लाई किया, तो अल्लाह के शुक्र से फिर मुझे तकरीबन 3 डिफरेंट कंट्रीज में 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल गया।
तो आप लोग भी अप्लाई करें अगर आप लोगों का ड्रीम है ना। और मैं ये कहूंगी ये ड्रीम होना चाहिए, आप लोग बाहर बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर जरूर करें। टफ जरूर होता है, नॉट ओनली कि एक्सप्लोर करना चाहिए। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। आई एम श्योर स्टूडेंट को काफी हेल्पफुल होगी ये वाली जो वीडियो उन लोगों ने, इंटरव्यू सेशन जो भी उन लोगों ने ये देखा होगा। अगर आप अपनी ईमेल आईडी उनके साथ शेयर करना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हूँ। अदरवाइज नो प्रॉब्लम, अगर वो कमेंट्स में कुछ पूछना चाहेंगी आपका मेंशन करके, सुबहान अली इनका नेम है, तो मैं इन तक मैसेज पहुंचा दूंगी, जैसे आप कहें सर। जी जी, मैं अपना जो है लिंक्डइन का प्रोफाइल है वो आपको दे दूंगा, आप वो भले ठीक है। मेंशन कर दें किसी को, कोई ईमेल भी दे दूंगा अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं तो उनके क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते, या ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वेग होते हैं, लाइक वो क्वेश्चन करते हैं या मैसेज करते हैं हाय हेलो लिसन, तो जब तक यस। हम रिप्लाई नहीं करते तो वो आगे से जो है ना अपना क्वेश्चन नहीं पुट करते। मोस्टली हम ऐसे बहुत सारे इनबॉक्स हमारा फुल होता है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पूछना चाह रहे होते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप ना सिर्फ मुझे या किसी को भी जब अप्रोच कर रहे हैं तो एक तो आप डिटेल्ड मैसेज लिखा करें, उसमें अपने सारे क्वेश्चंस आपने मेंशन करने हैं, ये वेट नहीं करना है कि अगला बंदा आपको रिस्पॉन्स करेगा और फिर आपने क्वेश्चंस पुट करने हैं। तो जब आप मैसेज लिख रहे हो तो आप कंप्लीट अपनी क्यूरी लिख देंगे, ताकि जब वो बंदा आपका मैसेज देखे और ये देखे कि भाई ये बंदा सीरियस है, इसने काम किया हुआ है, इसने जाना है बाहर, तो हम्म। आपका वो इंटेंट देखेगा तो वो रिप्लाई करने पे मजबूर हो जाएगा, हाँ यार मैंने इसकी हेल्प करनी है कि ये आना जाता है बाहर। लेकिन आप हम्म। सिर्फ ये मैसेज करें हाय हेलो और वेट कर रहे हैं कि अगला बंदा रिस्पॉन्स करेगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि यार पता नहीं क्या किस लिए मैसेज किया है। तो जब भी एक्चुअली। आपकी कोई क्यूरी हो और आप थोड़ा एक तो पहले सब खुद रिसर्च किया करें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आइल्स मैंडेटरी है क्या है नहीं है, ये सब चीज आपने खुद देखनी है। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है स्कॉलरशिप से रिलेटेड या आपने कुछ रिव्यू करवाना है, लेट से आपने पर्पज जो अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है वो रिव्यू करवानी है, आपने सीवी से रिलेटेड पूछना है, तो वो फिर आप डिटेल क्वेश्चन किया करें जब भी लिखें। तो ईमेल भी जब आप लिखें, मुझे लिखें या किसी और को भी, तो उसमें आप क्लियरली मेंशन किया करें कि आपके कितने क्यूरीज हैं, ताकि वो बंदा आपको एक टाइम पे सारा जो है वो रिस्पॉन्स कर दे। क्योंकि जो मास्टर्स स्टूडेंट कर रहा होता है उसको काफी चीजें यहाँ पे मैनेज करनी होती हैं, उसको जॉब करनी होती है, उसको अपनी स्टडीज मैनेज करनी होती है, अपने असाइनमेंट अपने प्रोजेक्ट्स देखने होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको जो है ना बार बार रिप्लाई करें। तो आप एक ही दम अपनी सारी क्यूरीज जो है वो लिखा करें। अब जो भी ये सुन ले, अगर उनको हेल्प चाहिए होगी तो वो पूरी डिटेल मैसेज लिख के सुबहान को सेंड करेंगे। वो फिर आपको इमीडिएट जो होकर रिस्पॉन्स दे देंगे, राइट सर। चले सर, थैंक जी यू जी, सो मच, अब अल्लाह वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।